हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों 10 यूनिट है। हर एक यूनिट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आज ऐसे क्या करेंगे, सभी यूनिट की एक समरी तरीके से बात करते हैं। पहला इसमें जो आपका था बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, एक एक बात करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले शुरुआत में बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में जो आपका आता है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब मेन कॉन्सेप्ट मतलब होता है बेसिक, मुख्य बिंदु क्या है, बेसिक उसके पॉइंट क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट में जो है देखा जाए बेसिक 4 पॉइंट को जोड़ रखा है। पहला होता है उसमें आपका फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, दूसरा होता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तीसरा आपका होता है 5 मॉडल मिशन कॉन्सेप्ट, चौथा होता है विजन एंड मिशन। अगर आपने इस चारों 5 पॉइंट को अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ शुरुआत क्या होता है, आपको रटिए मत कि फीचर क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्या कहता है, ये मत देखिए। बस ये समझिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। अब क्या होता है, जैसे फीचर मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की विशेषता को समझिए। जैसे हर एक आदमी की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक विशेषता होती है। कोई सिंगिंग अच्छा करता है, कोई डांसिंग अच्छा करता है, वैसे ही बिजनेस का अपनी एक विशेषता है। अब उस विशेषता को क्या समझना है, कोई अच्छा सप्लाई करता है, कोई अच्छा प्राइस रखता है, कोई अच्छा डिमांड को अच्छी तरीके से पूर्ति कर देता है, कोई अपना बेचने का अलग अलग तरीका होता है, कोई मार्केट का अनुसार चलता है। ये बेसिक चीज़ें आप देखते होंगे, यही क्या कहलाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट की बेसिक विशेषता है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में जो बेसिक विशेषता क्या है, कंसिस्टेंसी को समझिए, कोरिलेशन को समझिए। अब कंसिस्टेंसी लगातार अपने व्यवसाय को चलाते रहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने दुकान खोला कल शटर बंद कर दो, फिर 4 दिन के बाद खोला, ऐसा नहीं, लगातार चलते रहना चाहिए। प्रोडक्शन वही करिए जो पब्लिक की डिमांड है, कुछ नया इनोवेशन करिए। अब कोई वस्तु किसी वस्तु कोरिलेशन भी होती है। ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप व्यवसाय की बेसिक चीज़ें जब आप समझेंगे तो इसी बोलते हैं फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी विशेषता को समझिए। दूसरे से पॉइंट आपका होता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस मीन्स इसके बेसिक महत्व को समझना है। जैसे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्राइस क्या है, प्रोडक्शन क्या है, डेंजर जोन क्या है। अब डेंजर जोन जैसी बात करते हैं, कभी कल मार्केट में आप देखते होंगे, पुराना समय था, पहले लोग क्या करते हैं, डीजल की गाड़ियाँ चलती थी। आज देखिए बिजली की गाड़ी आ गई। बिजली मतलब जो आजकल बैटरी वाली गाड़ी है। पहले उसके पहले देखिएगा पेट्रोल थी, सीएनजी भी थी। चीज़ें हर समय क्या होती है, चेंज होती रहती है, परिवर्तन होती रहती। तो इसीलिए अपने आप को ये डेंजर जोन बोलते हैं कि अपने आप को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, अपडेट रखते रहना चाहिए। ये बिजनेस के बेसिक इंपॉर्टेंट महत्व को समझना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इसमें 5 मॉडल जो है मिशन कॉन्सेप्ट क्या है, किसमें डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, सब्स्टिट्यूट्स क्या है, और बाकी डेंजर जोन क्या है ये, और उसके बाद प्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है। अब प्रोडक्शन क्या करना है, लोगों की क्या डिमांड है। कभी काल आप देखिए, कभी काल लोगों को लगता है कि मार्केट में जब नई वस्तु आती है तो उसे लगता है क्या है, तो एक बार उसे लोग देखते हैं। आप अगर जनसंख्या को, समाज को, लोगों के इंटरेस्ट के अनुसार कोई वस्तु प्रोडक्शन करते हैं और उसकी सप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा होता है जब डिमांड के अनुसार आप प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट हम इसमें जो पढ़ते हैं, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। उसके बाद अगला पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स या सब्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे आप देखते होंगे कभी कोल्ड ड्रिंक है और पानी है। किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गर्मी का दिन है, अब उसको पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं मिला, लेकिन पता चला पानी की कीमत 50 रुपये बोतल है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक पता चला 20 रुपये बोतल मिल रहा है। तो क्या करता है, एक वस्तु को छोड़ के दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लेता है, क्योंकि उससे प्यास भी लगा, बुझ गया, और स्वाद भी मिल गया। तो अपने आप को क्या करना है, एक सब्स्टिट्यूट्स तरीके से व्यवसाय करते रहना चाहिए। एक ऑप्शन अगर बंद हो तो दूसरा आपका ऑप्शनल चलते रहना चाहिए। जैसे एक सीजनल तरीके से व्यवसाय होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कपड़े की व्यापार करते हैं, जैसे ठंड का दिन आता है तो मोटे कपड़े, गद्दे, रजाई बिकते हैं। गर्म के दिन आते फिर नहीं बिकते हैं, या तो शादी विवाह का सीजन चलता कुछ बिक जाते, नहीं तो नहीं बिकता है। गर्मी का दिन आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दही बेचना शुरू कर, लस्सी बेचना शुरू कर देते हैं, हल्के कपड़े बेचना शुरू कर देते हैं, तो उनकी मार्केट अच्छी चल जाती है।
फिर जैसे बरसात का सीजन आता है, छतरी बेचना शुरू कर देते हैं। बरसात के सीजन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स, जो वस्तु खाने पीने की, उसकी वस्तु बेचना शुरू कर दे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स। हर एक अपना एक ऑप्शन लेके चलते रहना चाहिए, इसीलिए इसको बोला गया 5 मॉडल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगला हम बात करते हैं इसमें आपका विजन क्या और मिशन। विजन हमेशा लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए और मिशन होता प्रतिदिन का होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका विजन क्या है कि हमें प्रोफेसर बनना है या आईएएस बनना है, ये आपका विजन है। लेकिन मिशन क्या कहलाता है, हर दिन आपको 10 आवर 8 आवर आपको प्रतिदिन पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। वैसे व्यापार में क्या है, जब आपको लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस करना है तो आपका हर दिन अपने आप को काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्या काम करने की भाई, मार्केट में रिसर्च करिए, मार्केट में डिमांड देखिए, उस डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन करिए, उसकी सप्लाई करिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, मिशन होती है। तो जो आप रोज़ नया इनोवेशन करेंगे, नया चीज़ का सर्च करेंगे, मार्केट में सर्वे करेंगे, लोगों के व्यवहार को समझेंगे, उसी हिसाब से आप जब व्यापार करेंगे तो आपका विज़न, जो आपका लक्ष्य होगा कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो आप बन जाओगे। ये होता है आपका विज़न एंड मिशन। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स पॉलिसी। आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक्स पॉलिसी में आप पढ़ेंगे बजट क्या है, रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है। ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स जो पॉलिसी है, 3 पॉइंट को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। बजट, अब बजट मीन्स क्या होता है, एक तरफ आपका इनकम होता है, एक तरफ आपका एक्सपेंसेस होता है। इनकम जहाँ से पैसा आपके पास आता है, अब पैसा आता कहाँ से है, या तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, टोल टैक्स से आएगा जो रोड बना रखा है, रेलवे लाइन है जो उससे टिकट कटता है उससे पैसा आता है, हॉस्पिटल है जो उसमें फीस लगता है उससे पैसा आता है, कॉलेज है, कॉलेज से जो फीस होता है उससे पैसा सरकार के पास आता है। तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव। जो सरकार की पूंजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत बेसिक संरचना है, वहाँ से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव। जब उसी पैसे को फिर वो खर्च करती है रोड बनाने पे, हॉस्पिटल बनाने पे, स्कूल बनाने पे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2 पॉइंट को आपको समझना है। जब आप रोड बनाते हैं तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब रोड से टोल टैक्स से पैसा कमाते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीव। ठीक है दोस्तों, तो सरकार इसमें जो बजट बनाती है, एक तरफ इनकम का, एक तरफ एक्सपेंडिचर का या एक्सपेंसेस का। अब एक इनकम जो पैसा आया और खर्चा किया गया, कभी काल आपके पास इनकम बहुत कम है, आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया तो बोलेंगे बजट घाटे में हो गया। लेकिन अगर तरीके से देखा जाए दोस्तों, कभी भी किसी देश का अगर पैसा ज़्यादा खर्च होता है, अगर वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है, तो देश कभी घाटे में नहीं है, ना वो देश कभी बजट की घाटे में दिखाया जाता है। सोचो कैसे भाई, अगर सरकार जहाँ पर रोड 10 किलोमीटर बनाना था, अगर सरकार को 15 किलोमीटर रोड बना दिया, तो कम से कम अपने देश के लिए बनाया, लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया, लोगों के आरामदायक के लिए बनाया। हॉस्पिटल जहाँ 10 बनने थे आपने 12 हॉस्पिटल बना दिया तो अच्छी काम किया। जहाँ कॉलेज 20 बनने थे आपने 25 बना दिया तो आपने अच्छा काम किया। तो ये जो ज़्यादा पैसा खर्च हो जाने से इससे कोई लॉस नहीं है, बल्कि ये देश के लिए बेनिफिट है। अगर बजट प्रॉफिट है तो ये देश के लिए नुकसानदेह है। भाई आपके जेब में सब पैसे ही बचे हैं, आपने कोई काम नहीं किया तो पैसा आप क्या करोगे, कोई अनावश्यक काम करोगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मार्केट में आएगा, महंगाई बढ़ेगा, रुपए की कीमत घटेगा। इससे देश में क्या होगा, एक प्रकार से अफरा तफरी मचेगा। यहाँ एक व्यक्ति अमीर होगा तो एक व्यक्ति गरीब होगा, एक बीच में गैप बनता चला जाएगा, दूरियां बनती चली जाएंगी। सरकार के लिए दिक्कतें उठाना पड़ जाएगा, आरबीआई के लिए नए नए पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि रेपो रेट कितना बढ़ाना है, रिवर्स रेपो रेट कितना रखना है, बैंक रेट क्या रेट रखना, अब उसको भी पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखिए, एक चीज़ से कितनी चीज़ें कोरिलेशन होती हैं। अगला बात करते हैं इसमें हम रेवेन्यू रिसीव क्या होता है। जब सरकार किसी के सैलरी से पैसे कमाती है, जैसे अगर किसी की सैलरी 2 लाख 3 लाख से ऊपर होता है तो उस पर टैक्स लगता है, तो सरकार के लिए रेवेन्यू हो जाता है। किसी व्यक्ति बिजनेस काम करता है तो जो बिजनेस में जो टैक्स देता है, तो जो टैक्स से पैसा आता है सरकार के पास क्या होता है, रेवेन्यू होता है। सरकार फिर क्या करती है, जितने टैक्स है, जितने इंटरेस्ट से जो पैसा कमाती है, चाहे सैलरी, चाहे हाउस प्रॉपर्टी, चाहे बिजनेस प्रोफेशनल, चाहे कैपिटल गेन, चाहे अदर सोर्सेज, बेसिक चीज़ें जहाँ से पैसा आता है होता सरकार का रेवेन्यू रिसीव। और जब ये सरकार फिर खर्च करती है, खर्च करने का मतलब किसी को सैलरी देती है,
या किसी को ब्याज पे पैसे देती है, लोन देती है, तो एक प्रकार सरकार का एक खर्चा हो जाता है। कोई लोन जैसे सरकार से लोन लिया, उसको ब्याज दे रही सरकार, तो एक प्रकार से उसका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये तो होता बजट। फिर होता हम पढ़ते हैं पॉलिसी। इसमें जो होता है आपका रेवेन्यू पॉलिसी क्या है। रेवेन्यू मतलब जो आय की पॉलिसी बनती है, पैसा कहाँ से आया, कितना टैक्स लगा। अब ये टैक्स जो रेवेन्यू जो पैसा आने का बेसिक सोर्स क्या क्या है, कितना टैक्स, ये बेसिक बात जो होती है आपका रेवेन्यू पॉलिसी। दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय होता है, एक राजस्व होता है, एक राजकोषीय होता है। सरकार एक राजस्व बनाती है, एक फंड बनाती है, कोष बनाती है, जहाँ वो सारे पैसे रखती है। और उस पैसा कुछ इमरजेंसी के लिए होता है, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, इस प्रकार से सरकार क्या करती है, पैसे खर्च करती है। बेसिक चीज़ होता है सरकार का फिस्कल पॉलिसी। एक प्रकार से राजकोष बनाती है, फंड बनाती है कि अगर देश में कोई आपातकालीन ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ से पैसा क्या करता है, निकाल करके फिर लोगों की मदद करता है। या सरकार किसानों के लिए सब्सिडी देती है, या आम जनता के लिए कुछ सब्सिडी देती है। कि जैसे आप सुना होगा कि कभी काल पेट्रोल पे, या कभी काल जो चूल्हा गैस होता, सिलेंडर होता, उस पर सब्सिडी देती है कि जिसका प्राइस 1000 रुपया सरकार का है, कोई बात नहीं, मैं आपको 800 रुपया में देता हूँ। तो सरकार क्या करती, जो आपका रेवेन्यू पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, वहाँ से पैसे निकाल करके लोगों और समाज की बेहतर करने के लिए एक सुलभ सुविधा उपलब्ध कराती है, सब्सिडी देती है, सहायता करती है। ये बेसिक चीज़ें होती है आपका इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अगला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिक अगर देखा जाए तो इसके दो टाइप होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल वो पॉइंट की बात करता है जो आंतरिक व्यू में सारी चीज़ को हम सुधार करते हैं। जैसे आप जब व्यापार करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वहाँ की एरिया को चेक करेंगे, भाई यहाँ जनसंख्या कैसी है। डेमोग्राफिक को चेक करेंगे कि लोअर फैमिली है कि मिडिल फैमिली है या अपर फैमिली है। फिर दूसरा चेक क्या करते हैं, यहाँ पर किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। फिर देखेंगे इसकी प्राइस क्या रखनी है। ये जो हर एक बारीकी चीज़ का अध्ययन करते हैं एक छोटे लेवल में, उसको बोलते हैं इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट। दूसरा आप पढ़ते हैं एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल जब एक बड़े लेवल में बात करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, पूरे भारत, पूरे देश, या एक देश से दूसरे देश, इंटरनेशनल सारी जो बातें करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल में हम बेसिक 2 पॉइंट को समझते हैं। एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है मैक्रो। एक होता सूक्ष्म जिसको बोलते हैं लघु, एक होता वृष्टि, एक बड़ा। अब 2 चीज़ें इसमें समझते हैं। माइक्रो मीन्स होता है जब एक यूनिट पे हम बात करते हैं, किसी एक बारीकी चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। अब जैसे क्या है, तो माइक्रो में छोटे में जो आप बात करते हैं, एक यूनिट पे बात करेंगे। जैसे अब मान लीजिए कि ये पेन है, अब मान लीजिए इस पेन को एक पेन को आप बनाते हैं तो इसको माइक्रो लेवल में बात कर रहे हैं। अब यही पता चला हजारों करोड़ों पेन बना रहे हैं, तो एक लार्ज लेवल में बात करेंगे। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, इसके अंदर इंक जो होगा उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, इसकी कवर की कितनी कॉस्ट आएगी, इसकी सेलिंग कॉस्ट कितना आएगा, इसकी प्राइसिंग क्या रखना पड़ेगा। जब एक लार्ज लेवल में बात करते हैं उसको माइक्रो बात करते हैं कि डिमांड क्या, सप्लाई क्या रखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं। टैक्स कितना रखना चाहिए, ये जब आप हर एक बारी की बड़े बड़े लेवल में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो। अगला बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में। एक और बात होती है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो बेसिक 3 इसमें 4 पॉइंट होता है। आपने पढ़ा होगा कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मिक्स्ड क्या है और कम्युनिज्म क्या है। जैसे कैपिटलिज्म मीन्स होता है जहाँ पर पूंजीपतियों की बात होती है, प्राइवेट सेक्टर की जो बात होती है उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स। यहाँ पर क्या होता है, एक निजीकरण होता है, एक प्राइवेट सेक्टर की सारी बातें करता है। दूसरा होता है सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। सोशलिज्म मीन्स होता है जहाँ पर सरकार आम जनता के वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाती है, कानून बनाती है, उसको बोलते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। और जहाँ पर कैपिटलिज्म, प्राइवेट और सोशलिज्म दोनों मिलकर के काम करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। तो भारत की इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट, जहाँ पर साम्यवाद होता है, जहाँ पर सभी व्यक्ति की बराबर की बात करती है। ये कॉन्सेप्ट मार्क्सवाद सिद्धांत ने दिया था कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अमीर कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे।
अगर किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो सबके पास 10 एकड़ ज़मीन होगा। किसी के पास अगर सैलरी 2 लाख है तो सबके जो है 2 लाख की सैलरी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इक्वल की बात करता है। इसको बोलते हैं कम्युनिज्म। कोई व्यक्ति अमीर नहीं होगा ना तो कोई व्यक्ति गरीब होगा। ये अमीर गरीब की जिस दिन ये खाई मिटेगी वहीं से इंसान में एक भाईचारा बनेगी और एकता की भावना प्रकट होगी और देश के प्रति लोग अच्छे आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे। ये बात होती है जैसे आपका चाइना में हो गया, क्यूबा में हो गया, रूस में हो गया, ये सारी बातें वहाँ पर लागू होती है क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म की बात होती है। ठीक है, ये होता है 4 प्रकार का बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद अगला आता है रूल ऑफ गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट का बेसिक रूल क्या होता है। गवर्नमेंट बेसिक 4 रूल बनाए। एक होता है रेगुलेटरिंग एक्ट। रेगुलेटरिंग एक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाती है देश के लिए बेहतर के लिए कुछ काम करने के लिए, उसको बोलते हैं। जैसे समाज को बेहतर बनाना है, एक्ट बनाना है कि भाई कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस देना बहुत ज़रूरी है, बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं रेगुलेटरिंग एक्ट, रूल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा बात करता है इसमें इंटरप्रेन्योर। कभी काल सरकार क्या करती है, उद्यमिता करती है, खुद से व्यापार करती है, खुद से समाज के हित के लिए कोई नया पॉलिसी लाती है, कोई नया चीज़ का इनोवेशन करती है कि सरकारें सोचती है चलिए आम जनता के हित के लिए एक अच्छा एजुकेशन बनाते हैं, एक अच्छी पॉलिसी लाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड पे एक नया इनोवेशन करते हैं, क्रॉप्स को और बेहतर करने के लिए नया इनोवेशन करेंगे, नई सीड की आवश्यकता करेंगे, नई फर्टिलाइज़र लाएंगे, मिट्टी की अच्छी जांच कराएंगे। ये सारी जो प्रक्रिया होती है सरकार जब खुद से करती है तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर, अर्थात उद्यमिता, जब सरकार स्वयं काम करती है। अगला इसमें बात करते हैं आपका होता है प्लानिंग। कभी काल गवर्नमेंट प्लानिंग करती है। प्लानिंग 2 होती है, एक सेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है जब केंद्रीकृत तरीके से सरकार खुद में पॉलिसी बनाती है कि केंद्र से कोई पॉलिसी बना और हर एक स्टेट पे लागू होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे नीति आयोग हो गया। नीति आयोग ने क्या किया, उसने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या हो गया कि अब जो है व्यक्ति स्वयं बैठ के विचार करेगा और सरकार को बोलेगा कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सो ऑन जितने हमारे 28 राज्य हैं। अब ये राज्य क्या करते हैं, खुद से पॉलिसी बनाती हैं और सेंटर को बोलती हैं कि हमारे यहाँ नहर की व्यवस्था अच्छी कर दो, हमारे यहाँ एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी कर दो, या हमारे यहाँ रोड अच्छी बना दो। ये जो पॉलिसी बना के देती हैं सेंटर को, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, और ये अच्छी चीज़ है। पहले क्या सेंट्रलाइजेशन जो होता था, प्लानिंग कमीशन, सरकार पता चला हर एक स्टेट में पैसे बांट रही है या हर एक स्टेट में एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनाती है, तो इसने सोचा नहीं अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला जो अब केरला है, केरला राज्य पहले ऑलरेडी मान लीजिए 90% लोग पढ़े लिखे हैं। अब बार बार वहाँ अगर एजुकेशन में सब्सिडी दिया जाए और बेहतर किया जाए तो लोग बोलेंगे नहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे यहाँ थोड़ा तटीय क्षेत्र जो कोस्टल एरिया है इसकी बाउंड्रिंग अच्छा कर दो, बाढ़ आती है इसकी सुरक्षा के लिए पैसा कुछ दे दो, क्योंकि जो नीड है जिसकी ज़रूरत है उसकी हमें डिमांड करो, उसकी पूर्ति करो। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसी चीज़ को चेंज करके नीति आयोग लाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात किया आपका प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला होता है गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योर करती है, प्लानिंग करती है। एक होता है आपका प्रमोशन करना। प्रमोशन मीन्स होता है जैसे कभी कल प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी हो या कोई बैंकिंग सेक्टर है, वो अच्छा काम करती है, अच्छी सर्विस देती है, देश की जीडीपी को मजबूत करती है, तो सरकार उसको क्या करती है, प्रोत्साहित करती है, उसको प्रमोशन करती है, बोलती है आप बहुत अच्छा काम करते हैं, देश के लिए काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो मैं उसको आपके क्या करूँगा, सुरक्षा प्रोवाइड कराऊंगा। आपके लाइसेंस में कोई दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम सरकार क्या करती है, उसको पूरा प्रमोट करती है, एक प्रकार से उसको सुरक्षा देती है और उसको आगे बढ़ने का मौका और ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। ये बेसिक चीज़ें आपका होता है रूल ऑफ गवर्नमेंट का। तो रेगुलेटिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लानिंग हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सारी चीज़ें आपका होता है। अगला पढ़ते इसमें अगला आता है आपका जैसे
एक मार्केटिंग से जुड़ा होता है, जैसे COP क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA क्या है, 2019 में इसको लाया गया। पहले क्या था कि मार्केट में इतना ज़्यादा इनोवेशन नहीं होता था, रिसर्च नहीं होता था, तो सरकार ने इसमें काफ़ी आम जनता के हित के लिए काफ़ी पॉलिसी बनाई है। क्या बनाई कि अगर कभी आपके साथ कोई दिक्कत होती है, कोई वस्तु अगर आपने खरीदा है, अगर कोई वस्तु आपको अच्छी वस्तु नहीं मिला, जैसे आपने मोबाइल ले लिया, AC लिया, फ्रिज लिया और आपको ठीक नहीं दिया, तो आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने उनके लिए एक्ट बनाया है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वस्तु पे जो भी अगर आपको वस्तु ठीक नहीं मिली है, तो आप प्रकार से क्या करते हैं, कानूनन आपका अधिकार मिला है कि जो भी वस्तु बेचने वाला उस पर आप कार्रवाई कर सकते हो, जिससे आपका पैसे का लॉस ना हो। तो इसमें पहला होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा होता है स्टेट लेवल, तीसरा होता है सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सेंट्रल लेवल तक कार्रवाई होती है, सुनवाई की जाती है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। अगला होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार क्या करती है, जब कोई देश में कोई व्यापार करता है तो उसका भी एक दायित्व बनता है कि देश के इन्वायरमेंट को, समाज को ध्यान में रखते हुए क्या करे कि भाई इन्वायरमेंट, जैसे कोई फैक्ट्री लगाया, इंडस्ट्रियल लगाता है, तो बहुत से कार्बन उत्सर्जन होता है। तो उस कार्बन उत्सर्जन से आम जनता पे, किसान पे, सभी के फसलों पे या लोगों के हेल्थ पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो सरकार उसके बदले क्या करती है, कुछ पैसे वसूलती है, जो भी होता है 2%, 6% वो टैक्स लेती है। उसे टैक्स इसलिए लेती है कि कभी आम जनता के हित के लिए हम यहाँ अच्छा इन्वायरमेंट के लिए पार्किंग बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, या आम जनता को उनको हेल्प के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आप काफ़ी बेटर चीज़ें हमें बनाना होगा, तो हमें कुछ पैसा चाहिए। तो ये क्या करती है, प्राइवेट जो भी कंपनियां होती हैं उसे सरकार CSR के रूप में पैसा वसूलती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो पैसा देती भी है। अगला बात करते हैं इसमें FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों पहले 1973 में लाया गया था, बाद में इसको चेंज करके 2099 में इसको बहुत काफ़ी चेंज किया। FEMA मीन्स होता है, पहले क्या व्यापार जो होता था तो बहुत सी पॉलिसी होती थी, जिसमें एक देश दूसरे देश में काफ़ी चीज़ें रुकावटें उत्पन्न होती थी, कभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के ना, तो वहाँ पर क्या होता, वस्तु का एक्सचेंज होना बड़ा दिक्कत होता था। तो 1999 में इसमें काफ़ी चीज़ें सुलभ कर दिया गया, बहुत से सरल कर दिया गया कि व्यापार आप करिए, ज़्यादातर आपको रुकावटें नहीं झेलनी पड़ेंगी, काफ़ी दिक्कतें नहीं करने पड़ेंगी। एक मिनट दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगला पॉइंट इसमें जब आप पढ़ते हैं, होता है आपका सोशल कल्चर। सोशल कल्चर मीन्स होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, हर एक स्टेट का, हर एक देश का अपनी एक कल्चर है, और उस कल्चर के अकॉर्डिंग वस्तु को हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो हमें उसके कल्चर को भी समझना है, उसके कल्चर का सम्मान भी करना है, उसके लिए सरकार बहुत सी पॉलिसी बनाती है। जैसे आपने सुना होगा किसी स्टेट का, जैसे बनारस का पान है तो उसको GI टैग मिल गया, जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा है तो उसकी GI टैग मिल गया, साउथ में जैसे इडली है, डोसा है तो उसको GI टैग मिल गया, आप महाराष्ट्र के अल्फांजो एक आम है उसको GI टैग मिल गया। तो एक प्रकार से उनकी अपनी क्या है, वस्तु भी है, कल्चर भी है, प्रोडक्शन भी है। तो एक सरकार क्या करती है, उनको एक सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है। सुरक्षा मीन्स कि अगर आपके कल्चर है, आपकी कोई वस्तु है, तो सरकार क्या करती है, आपके कल्चर को पूरा एक प्रोटेक्शन देती है कि इसको, धरोहर को बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी हिसाब से आप वस्तु का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अब मान लीजिए उत्तर भारत में शादियां होती हैं, तो देखिए यहाँ की लहंगे हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी शेरवानी बनते हैं, हर एक प्रकार का क्या करती है, उनकी अपनी कल्चर है, पहनावा है। तो जो पहनावे के पीछे, एक मिनट दोस्तों, तो काफ़ी लोग जुड़े होते हैं, इसीलिए सरकार उनको एक प्रकार से सुरक्षा कराती है। तो ये हमने सारी बातें की अब बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट, जिसमें फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, 5 मॉडल मिशन क्या है, उसके विजन क्या है, मिशन क्या है, फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या है, रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ा। फिर उसके बाद अगला पढ़ते हैं इसमें हम टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मिक्स्ड क्या है और कम्युनिज्म क्या है। उसके बाद हमने रूल ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, प्रमोशन क्या है, इंटरप्रेन्योर क्या है, प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, जिसमें आपका 2019 क्या है, CSR क्या है, FEMA क्या है, कल्चरल क्या है, और
जो कंज्यूमर एक्ट 2019 क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्शन राइट दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, स्टेट लेवल पे कार्रवाई कब होनी चाहिए और सेंट्रल लेवल पे होना। जब आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं अपने वस्तु के लिए जो कि सरकार आपको एक अधिकार दिया है। तो यह हमने सारी बातें किया बिजनेस इन्वायरमेंट में। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, अगला आपका रहेगा इंटरनेशनल बिजनेस का। चलिए अब शुरू करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना, जैसे एक संस्थागत तरीके से पढ़िए, जैसे WTO क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, AOA क्या है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, तो एक एक करके अब समझते हैं। पहले देखते हैं इसमें जो संस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनल तरीके से है, जैसे WTO क्या है। WTO क्या था, सेकेंड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे देश में WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF बनाना एक संस्था शुरुआत हुआ। सारे देशों में नहीं, मतलब अमेरिका ने किया, और इसका कभी वाशिंगटन, कभी आपका स्विट्जरलैंड, ये अलग अलग देशों में इसकी संस्थाएं बनाई गई। बेसिक चीज़ें क्या था, इसका बनाने का मेन मकसद क्या था, सब वो 1945, 48 में ही बन के तैयार हुए हैं। अब जब ये संस्थाएं बनाई गई तो इसके पीछे रीजन क्या था। सेकेंड वार के बाद देश में क्या हुआ, बहुत सी जन धन के नुकसान हुआ, तो सरकार जो भी सभी देश बैठ करके विचार किए कि फिर से एक समाज, एक देश बनना चाहिए और फिर सभी लोग मिल करके आपस में इस जो पृथ्वी पर रहते हैं सभी लोग मिल करके रहना है। तो इसलिए एक WTO संस्था बनाया। WTO क्या काम करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में, ट्रेड मतलब व्यापार करना, ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था बनाना है। व्यापारिक वैश्विक व्यापारिक एक संस्था बनाया गया। अब ये संस्था इसलिए बनाया गया कि कभी ऐसा नहीं कोई एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनकर किसी देश में जाएगा तो आप वहाँ पर जा करके किसी को गुलाम बनाए या किसी पे पूरा एक्ट बनाए, उस देश पे पूरा उसके जन धन पे पूरा अपना रिसोर्स पे कब्जा करे। इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। व्यापार का मतलब है ठीक, आपने कोई वस्तु बेचा, मैंने खरीदा, आपने बेच दिया, मैंने ले लिया। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें एक रूल बनाया गया। अब इस रूल में जैसे आपका नाफ्टा क्या है, साफ्टा क्या है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। अब जिससे बात करते हैं ट्रिम्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, ट्रेड रिलेटेड मेजर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपकी जुड़ी हैं। अब ट्रेड से क्या क्या जुड़ी है, जैसे एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपका FDI होता है। अगर मान लीजिए अमेरिका से कोई कंपनी भारत में आता तो भारत सरकार उस कंपनी को सुरक्षा देगी कि किसी प्रकार का ना, वो कंपनी भी इस तरीके का है कि भारत के रिसोर्स से पूरा कब्जा कर सकती है। इसके लिए सुरक्षा कौन प्रोवाइड करवा रखी है, WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि आपको अगर व्यापार करना तो आप व्यापार के नियम के अनुसार WTO के जो रूल है, नियम है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो इसीलिए WTO संस्था बनाया गया कि ट्रेड का, व्यापार का बेसिक क्या क्या आधार होना चाहिए। अब जैसे उससे व्यापार में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे FDI है, FPI है। FDI लॉन्ग टर्म के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनका इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन समाप्त होता है फिर अपनी वो कंपनी वापसी कर लेते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग, WTO के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला इसमें बात करते हैं कि जैसा ट्रेड है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इस सारी चीज़ का कौन सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है, तो WTO करवाती है। वो कहती है अगर आपका कोई एक ट्रेड, एक नाम है, कोई आपका फार्मूला है, कभी कोई व्यक्ति आपका ना तो कॉपीराइट कर सकता है, ना उसका आपके फार्मूले चोरी कर सकता है, ना आपका लोगों का चोरी कर सकता है। एक प्रकार से आपका ब्रांड, आपका नाम, पहचान बना के रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करवाती है, WTO। तो इसी को बोलते हैं ट्रिम्स और ट्रिप्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आता है आपका BOP। BOP मीन्स क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिक इसमें हमें क्या कि एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट को हमने पढ़ा होगा। करेंट अकाउंट में बेसिक दो चीज़ें होता है, एक विजुअल, एक नॉन विजुअल। विजुअल मीन्स होता है जो वस्तु दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं VOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। कोई वस्तु आप बेच रहे हैं, कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, तो इंपोर्ट करते और एक्सपोर्ट करते। नॉन विजुअल में होता है, इसका भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जैसे सर्विस, आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, इस तरीके से जो आप एक देश से दूसरे देश में लोग नौकरी के लिए जाते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं। जैसे भारत के डॉक्टर अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका के डॉक्टर भारत में आते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हम सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट
करते हैं। यहाँ का सीए का डिमांड अमेरिका में होता है, अमेरिका का सीए का डिमांड इंडिया में होता है। ये क्या हो रहा है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ये होता है आपका करंट अकाउंट। अगला बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म की बात होता है। एक आपका होता है एफडीआई, एक होता है आपका एफपीआई। एफडीआई मीन्स क्या होता है दोस्तों, जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए कोई व्यापार करता है, 20 साल 30 साल के लिए जो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, उद्योग लगाता है, धंधा लगाता है, लोगों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लगाना। जैसे अमेरिका कंपनी अगर मान लीजिए इंडिया में आती है 20 साल 30 साल, जैसे एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का मेट्रो। तो दिल्ली का मेट्रो को सबसे पहले किसने इन्वेस्टमेंट किया, तो जापान कंपनी ने भारत में आके किया। आपने कभी सुना होगा हीरो होंडा, एक मोटरसाइकिल होती थी, हीरो और होंडा दोनों मिल करके मेल मर्ज करके एक व्यापार किए, इन्वेस्टमेंट किए थे भारत में। अब हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, क्योंकि अब इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो ये होता है एफडीआई, अर्थात एक कैपिटल अकाउंट की बातें होती है। एफपीआई क्या होता है, एक पोर्टफोलियो, उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो। ये दोस्तों जब आपका प्रॉफिट होता है तभी पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे लॉस होगा पैसा विड्रॉ कर लेता है। ये बेसिक चीज़ें होता है। ये आपका होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें बहुत सी और भी आगे चीज़ें पढ़ते लोग कि अगर आपका कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट है, करंट अकाउंट लॉस है, क्या बीओपी किस देश के लिए बेहतर होगा। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों। करंट अकाउंट का अगर लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कैपिटल प्रॉफिट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कैपिटल प्रॉफिट नहीं है लेकिन अगर करंट प्रॉफिट है तो देश के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि करंट अकाउंट का रोज तो चलता है लेकिन इसमें क्या होता है ये नहीं पता होता कितना इनकम होगा। लेकिन कैपिटल में हमें पता है कि कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्रियल कोई उद्योग अगर भारत में लगा है तो कितने लोगों को रोजगार 20 साल तक दे सकता है। तो ये काफ़ी बहुत डीपली और बारीकी चीज़ होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे, थोड़ा सा इसमें अध्ययन कर लेना, ठीक है। अगला बात हम करते हैं एओए क्या है, अर्थात इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट मीन्स होता है किसी चीज़ का समझौता होना, एक सहमति होना, जैसे एग्रीमेंट होता है एग्रीकल्चर के ऊपर। अब एग्रीकल्चर के ऊपर क्या हुआ, WTO ने एक रूल बनाया, क्या बना दिया कि जैसे 3 जोन बनाया, एक ग्रीन जोन, एक रेड जोन, एक येलो जोन। इसने कहा जैसे भारत में अगर मान लीजिए कोई चावल का उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड मतलब बहुत से केमिकल, बहुत से दवा, बहुत से खाद डालता है, अगर उस चावल का प्रोडक्शन अच्छा तो हो गया लेकिन उसको जब चेक किया जाएगा तो इससे बहुत से केमिकल निकल रहे हैं जो स्वास्थ्य पे बहुत इम्पैक्ट कर सकता है, तो WTO क्या करती है, उस चावल को चेक करती है सही है कि गलत है। अगर सही है तो उसको, अगर अच्छी जोन होगा तो उसको ग्रीन जोन में डाल देगा, अगर घटिया क्वालिटी वस्तु होगा तो रेड जोन में डाल देगा, अगर थोड़ा मिडिल में होगा तो येलो जोन में डाल देता है। ये बेसिक इसका आधार बनाता है। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी देश अगर प्रोडक्शन करे, उत्पादन करे, तो सबसे पहले वो क्या करे, इतना ज़्यादा केमिकल भी ना डाले, ना इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड करे, पूरे नेचुरल तरीके से फसल को उगाना चाहिए। इससे एक सही बात है, किसी भी अगर मान लीजिए हम ही हैं या भारत के हम रहने वाले हैं, अमेरिका कोई वस्तु है, अगर वो सबसे ज़्यादा केमिकल डाल के उत्पादन करके हमें बेचते हैं, हम खाते हैं, हमारी किडनी, हमारे लंग्स, हमारे लीवर पर असर करेगा, तो हम क्या उस वस्तु को डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारी स्वास्थ्य, हमारी युवा, हमारे देश, हमारी जनसंख्या, जन और धन दोनों को नुकसान हो रहा है। जन मतलब लोगों का इम्पैक्ट किया, धन मतलब पैसा भी चला गया, तो दोनों को लॉस हुआ। तो इसीलिए WTO ने बोला है कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा मिलावटी होगी, कोई घटिया वस्तु होगा, सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल वस्तु हम नहीं बेचने देंगे। इसके लिए एक कानून बनाया गया है जिसके लिए 3 जोन बना दिया, रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन। तो वैसी चीज़ें होता है। और इसमें अगला हम पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक क्या होता है। वर्ल्ड बैंक मीन्स होता है इसका पैसे का लेन देन करना। जैसे कोई देश है पैसा उधार लेना चाहता है, भाई मुझे एजुकेशन पे खर्च करना है, रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, तो उसको पैसा गवर्नमेंट वहाँ WTO क्या करती है, वर्ल्ड बैंक क्या करती है, पैसा उधार देती है। अब उस पैसे को आप ले जाइए अपने देश, अपने समाज के लिए, बेहतर के लिए खर्च करते हैं तो अच्छी बात है। तो पैसा उधार देती है 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, जो जितने साल का आप लेते हैं वो पैसा उधार देती है। फिर जब आप डेवलप कर जाओ तो उस पैसे को वापसी कर दो। अगला होता है IMF, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका काम क्या है, पैसे का एक्सचेंज करना। कोई डॉलर लाओ, रुपया ले जाओ, रुपया लाओ, डॉलर ले जाओ, देहरान ले जाओ, दिनार ले जाओ, एन ले जाओ, पाउंड ले जाओ, किसी प्रकार का जो आपको पैसे का एक्सचेंज करती है। तो हमने बात कर लिया इंटरनेशनल बिजनेस फाइंड, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, अब अगला पॉइंट हम वीडियो बनाएंगे, आपका रहेगा
बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ध्यान रखिए, मस्त पढ़ाई करते रहिए।